वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीव विज्ञान कक्षा 12 का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जिसमें से कई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए पहले में 4 होते हैं, तो इसका पहला का वाला है, आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है। द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित, अगुणित। जो आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता के नियम के लिए सही है? प्रभाविता के नियम के लिए कहा गया है। देखिए प्रभाविता का नियम क्या था कि ये लंबे पौधे थे, ये बौने पौधे थे, दोनों के बीच संकरण कराया था, तो यहाँ लंबे पौधे उत्पन्न हुए थे। यानी कि कोई एक, दोनों जनकों में से एक प्रभावी यहाँ था और एक अप्रभावी था। अब इसमें क्या दिया गया, कारक जोड़े में होते हैं। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त या डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होता है। यदि कारक जोड़ों के सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है। तो देखिए असमान है, यहाँ पर देखिए लंबा है, यहाँ बौना है, इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी कहा गया है। तो देखिए ये कारक इस कारक पर प्रभावी है, यानी कि अपना प्रभाव इसने यहाँ दिखा दिया। यहाँ लंबा था, यहाँ लंबा आ गया, तो यही तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है? पादप के साथ सहजीवी संबंध कहा गया है, तो इसमें देखिए राइजोबियम भी स्थापित करता है और माइकोराइजा भी स्थापित करता है। जो राइजोबियम है, राइजोबियम ये दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और जो माइकोराइजा है ये कवक का पौधों के साथ सहजीवी संबंध होता है। कवक का पौधों के साथ सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है, और यहाँ सहजीवी संबंध ही पूछा गया था। इसका मतलब ये दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सही होगा चौथा, पहला और दूसरा दोनों। फिर अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही के परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है? दूध से दही के परिवर्तन में, यानी दूध से दही में जब रूपांतरित होता है तो किस विटामिन की वृद्धि हो जाती है? तो विटामिन B12 की वृद्धि हो जाती है, B12 की। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र पूछा गया है कि क्या है? देखिए जो मादा स्तनधारी होते हैं, मादा स्तनधारियों में धारियों के अंडाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को आर्तव चक्र कहते हैं। मादा स्तनधारी जो होते हैं उनके अंडाशय में होने वाले जनन चक्र में जो परिवर्तन होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? आर्तव चक्र कहा जाता है। और स्त्रियों में ये चक्र 1 माह में दोहराए जाते हैं, यानी 26 से 28 दिन में दोहराए जाते हैं, जिसे माहवारी चक्र या आर्तव चक्र कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सह प्रभाविता क्या है? उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए सह प्रभाविता क्या है? जब प्रभावी और अप्रभावी, जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण वाले दोनों जीन साथ साथ F1 पीढ़ी में प्रकट हों तो उसे ही सह प्रभाविता कहा जाता है। देखिए कहा गया है, जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण वाले दोनों जीन साथ साथ F1 पीढ़ी में प्रकट हों तो उसे ही क्या कहते हैं? सह प्रभाविता कहते हैं। जैसे यहाँ पर लाल सांड ले लीजिए, लाल सांड है, और यहाँ पर सफेद गाय ले लीजिए, सफेद गाय। कहने का मतलब यह है कि जो लाल सांड है इसके बाल कैसे हैं? तो लाल बालों वाला सांड है, और ये सफेद बालों वाली गाय है। दोनों के बीच अगर निषेचन करवाया जाता है तो निषेचन करवाने पर चितकबरे शिशु, यानी चितकबरे, इनके जो बच्चे हैं, संतान हैं, वो पैदा होते हैं। अब चितकबरे का मतलब ये हुआ कि ऐसी संतानें पैदा हुई हैं
जिनके बाल बीच बीच में लाल हैं और बीच बीच में सफेद हैं, यानी कुछ बाल लाल हैं और कुछ बाल सफेद हैं, तो दोनों का मिक्सचर यहां पर आया। इसलिए कहा गया था जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण वाले दोनों जीन साथ साथ और ये हुई F1 पीढ़ी हुई F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो उसे ही सह प्रभाविता कहा जाता है। ये उदाहरण द्वारा कहा गया था, परिभाषा हो गई, उदाहरण हो गया। अगला क्वेश्चन है, मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से आप क्या समझते हैं? एक बीजाणुज विकास यानी एक बीजाणु का विकास। आपको बता दें जो अधिकांश आवृतबीजी पौधे होते हैं, इन पादपों में जो मादा युग्मकोद्भिद होता है, इसका विकास एक गुर बीजाणु से होता है, गुर बीजाणु से होता है। और जो गुर बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुर बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। गुर बीजाणु क्या होते हैं? मेगास्पोर होते हैं। 4 1 2 3 4 गुर बीजाणुओं का निर्माण करती हैं इस तरह से। और इन चारों में से 3 नष्ट हो जाते हैं, 3 खत्म हो जाते हैं और एक बचता है। ये जो बचता है ये वृद्धि करता है, विभाजन करता है और वृद्धि विभाजन करके भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो इस तरह से मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास हो जाएगा। तो इस तरह से होगा, मतलब मादा युग्मकोद्भिद जो है इसका विकास एक बीजाणु से होता है और जो गुर बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुर बीजाणुओं या 4 मेगास्पोर का निर्माण करती हैं, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक गुर बीजाणु वृद्धि करके क्या करता है? वृद्धि और विभाजन करके भ्रूण कोश का निर्माण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए व आरएनए के बीच 2 रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। डीएनए और आरएनए के बीच 2 रासायनिक अंतर बताने हैं। देखिए, इधर लिख लीजिए डीएनए और इधर लिख लीजिए आरएनए। डीएनए और आरएनए के बीच 2 रासायनिक अंतर बताने हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? जो डीएनए होता है इसमें नाइट्रोजनी क्षार जो पाए जाते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। डीएनए में नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए में जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, इनमें नाइट्रोजनी क्षार कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और जो थाइमिन है इसकी जगह पर यूरेसिल होता है। पॉइंट बी नोटेड, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है, से सभी वही होते हैं। तो डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। 2 अंतर कहे गए थे तो दूसरा भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें यानी कि जो डीएनए है इसमें प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडीन के बराबर होती है। जो डीएनए है इसमें प्यूरिन की मात्रा या प्यूरिन की मोलर मात्रा पिरिमिडीन की मोलर मात्रा के बराबर होती है, जबकि जो आरएनए होता है इसमें जो प्यूरिन होती है वो पिरिमिडीन के बराबर नहीं होती है। तो ये 2 अंतर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? अमीबता और एस्केरिस्ता, इन रोगों का संचरण कैसे होता है? तो देखिए, जो अमीबता है, अमीबता का संचरण कैसे होगा? इसका संचरण घरेलू मक्खियों द्वारा होता है। घरेलू जो मक्खियां होती हैं वही इसको फैलाती हैं। जो अमीबता है या अमीबिएसिस है, या जो पेचिस, इसे पेचिस भी कहा जाता है। अमीबता रोग या अमीबिएसिस रोग या पेचिस रोग, तो इसे घरेलू मक्खियां फैलाती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और संदूषित जल से भी हो जाता है। संदूषित जल के द्वारा भी हो जाता है, या अगर संदूषित खाद्य पदार्थ है तो उसके द्वारा भी हो जाता है। तो इस तरह से इसका संचरण होता है। और ये जो जीव होता है, संघ प्रोटोजोआ का जो जीव है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसी के द्वारा ये रोग होता है। और वाहक कौन से है? यानी मक्खियां, संदूषित जल और खाद्य पदार्थ होता है। कैसे इससे संचरण करता है।
और फिर है एस्केरिस्ता। एस्केरिस्ता में क्या होगा? एस्केरिस्ता ये एस्केरिस से होने वाला रोग है। जो गोल कृमि एस्केरिस होती है उससे होता है। और कैसे फैलता है? तो संदूषित जल से। अगर गंदा पानी है, संदूषित जल है, तो उसमें पाया जाता है, उसी से। संदूषित जल से है। अगर संदूषित साग सब्जियां हैं तो संदूषित साग सब्जियों के द्वारा भी हो जाता है। अगर संदूषित फल हैं तो भी हो जाता है। और गंदी यानी प्रदूषित वायु से भी हो जाता है एस्केरिस्ता रोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्र जनन प्रक्रिया को दर्शाने वाली मानव शुक्रजनक नलिका की खड़ी काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। आइए इसको समझा देते हैं। देखिए, इस तरह से बाहरी आवरण जो खींचेंगे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा खींचेंगे, क्योंकि ये शुक्रजनन नलिका का नामांकित चित्र है। आसान तरीके से बनाकर कैसे सही सही नाम लिखें आज आपको बताएंगे। तो बीच में जो गोला बनाएंगे उसमें इस तरह से कोशिकाएं बनाना है, और कोशिकाओं में ये केंद्रक रख देना है बीच बीच में। थोड़ा सा बड़े बड़े से केंद्रक रखना है। और ये बीच में थोड़ा हम बनाना भूल गए थे, बीच बीच में आपको सरटोली की जो कोशिकाएं हैं ये थोड़ा सा लंबी बनाना है, लंबे केंद्रक के साथ में। और इसके बाद में ये प्रारंभिक शुक्रजनक जो कोशिकाएं होती हैं इनको बनाना है। गोल गोल से बना करके उसके अंदर केंद्रक जैसे रखना है। फिर धीरे धीरे करके छोटे करते जाना है। देखिए, धीरे धीरे करके छोटे करते जाना है। पहले बड़े बड़े थे, फिर छोटे छोटे, और फिर शुक्राणुओं को लास्ट में बना देना है कि शुक्राणु बन गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी बना देंगे, क्योंकि शुक्रजनक नलिका की काट है तो कई सारे इसमें इस तरह से होंगे। इसमें भी देखिए वैसे ही बना दिया है। बीच बीच में लंबे कुछ बनाए हैं मैंने, 2 सरटोली की कोशिकाएं। और बिल्कुल ऐसे ही छोटे करते जाएंगे कोशिकाएं। और इस तरह से फिर लास्ट में क्या करेंगे कि बिल्कुल वही शुक्राणु वाला, ये देखिए बना दिए। इस तरह से सारा बन जाएगा। फिर अब बाहर थोड़ा सा बड़े बड़े से 4-6 बना देंगे, और इसमें खींच देंगे लाइनों जैसा है थोड़ा सा, और बीच बीच में कोशिकाएं ये बना देंगे। अब ये शुक्राणु हो जाएंगे। मैंने पहले ही बताया था ये शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। और ये जो कोशिकाएं थी ये पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना बता रहे हैं, स्पर्मेटिड्स हैं। और ये सर्टोली की कोशिकाएं हैं। मैंने आपको पहले बताया था ये सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली की कोशिकाएं अंग्रेजी में भी लिख देंगे, सर्टोली सेल्स। और ये बिल्कुल पहले सबसे बनाया था गोला बनाने के बाद में, तो उनका नाम भी लिख देंगे शुक्रजन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया। तो ये नाम लिखने के बाद शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट चित्र का नाम नीचे लिखेंगे, अथवा वृषण के अनुप्रस्थ काट भी इसे कहा जाता है। तो वृषण के अनुप्रस्थ काट के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से सब लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, ये हंसियाकार जो रुधिराणु होते हैं इन्हें सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। सिकल सेल एनीमिया रोग भी कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया ये एक दैहिक विकार होता है। दैहिक विकार होता है। और इसमें होता क्या है, जो खून होता है हमारा, जो रक्त होता है, जो रुधिर होता है, खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और कमी होती क्यों है? जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ कर हंसिया जैसी हो जाती हैं, हंसियाकार हो जाती हैं। सिकुड़ कर हंसिया का रूप ले लेती हैं। और जब हंसिया का रूप ले लेती हैं तो जगह जगह ये फंस जाती हैं, जिससे ऑक्सीजन समस्त शरीर में नहीं पहुंच पाती और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि जो आरबीसी है यही हमारे शरीर में समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वही ले जाता है। फिर अगला है, मानव के मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। इसके 2 अंगों के कार्य लिखिए। चलिए स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना बता देते हैं। देखिए, एक यू आकार का इस तरह से बनाएंगे उल्टा, और इसके बाद इसको इधर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इधर बढ़ा देंगे। और फिर अब इधर इस तरह और इस तरह थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके गोल करके, और इसी तरह से इधर टेढ़ा करके गोल करके बनाएंगे। और अब इसको इस तरह से घुमाना है।
बहुत ही आसान तरीके से आप बना लेंगे। इसको भी इसी तरह से इधर घुमा देंगे। देखिए, आपको पेंसिल का ही प्रयोग करना है, पेन का प्रयोग नहीं करना है, कलर स्केच का प्रयोग नहीं करना है। ये अंडाशय बना देंगे इस तरह से गोल गोल से, और यहाँ पर झालर दिखा देंगे। ये फैलोपियन ट्यूब थी, इसमें झालर वगैरह दिखाना होता है, और इसको इधर गर्भाशय से जोड़ देंगे। अब देखिए रफ बन गया है। इसको हमने स्केच से थोड़ा सा ओवरराइट कर दिया ताकि मोटा हो जाए। आप लोग पेंसिल से इसको बढ़िया से मोटा मोटा बनाइएगा ताकि अच्छा लगे। यहाँ पर गर्भाशय के अंदर एंड्रोमेट्रियम बनाना है, तो इस तरह से हमने पेन से बनाया। आप लोग हमेशा पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे बोर्ड परीक्षा में, पेन से चित्र नहीं बनाएंगे। आप पेंसिल कलर का प्रयोग कर सकते हैं अगर बाद में समय बचता है तो, वरना केवल पेंसिल से रेखित चित्र ही बनाएं। कोशिकीय चित्र पूछा जाता है तो कोशिकीय बनाएं। इस तरह से एंड्रोमेट्रियम बना देंगे, और यहाँ से ताकि अच्छा लगे फिर नामांकन करेंगे। ये दोनों तरफ अंडाशय होते हैं, जिसे अंग्रेजी में ओवरी कहा जाता है अंडाशय को। और इसके बाद दूसरा चित्र फैलोपियन ट्यूब का लिखेंगे, इसको ओविडक्ट लिखेंगे, जिसे हिंदी में अंडवाहिनी कहा जाता है। ये दोनों तरफ होती है, इधर भी उधर भी। इसी तरह से दो अंडाशय भी होते हैं। फैलोपियन ट्यूब भी इसी को कहते हैं पूरे को। ये गर्भाशय हो जाएगा, जिसे यूट्रस कहा जाता है, यूट्रस। और इसके बाद में ये देखिए योनि हो जाएगी नीचे की ओर, ये पूरा नीचे होती है, जिसे वेजिना कहा जाता है। और ये जो झालर बनाई थी, इसे आप झालर लिख सकते हैं या फिम्बायरे लिख सकते हैं। और इसके बाद में ये जो झालर अंदर की तरफ बनाई थी एंडोमेट्रियम, जिसे मैंने बताया था, इसको एंडोमेट्रियम लिख देंगे, एंडोमेट्रियम। और ये जो गले वाला भाग है, इसे सर्विक्स ऑफ यूट्रस कहेंगे, सर्विक्स ऑफ यूट्रस। और इसके बाद इस भाग को सर्विकल कैनाल कहेंगे, सर्विकल कैनाल। और ये जो ऊपर वाला भाग बचा हुआ है, इसे यूट्रेन फंडस कहा जाता है, यूट्रेन फंडस। इस तरह से नाम लिख देंगे। देखिए, आप चाहें तो केवल मेन नाम लिखें, अंडाशय, यूट्रस यानी गर्भाशय, अंडवाहिनी। अब देखिए कहा गया इसके दो अंगों के कार्य लिखिए। तो देखिए जो मानव में मादा जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र है, इसके दो कार्य भी पूछे गए हैं। तो दो अंगों के कार्य, जैसे अंडाशय ले लीजिए। तो अंडाशय क्या करता है कि अंडे का निर्माण करता है, अंडे का निर्माण करता है अंडाशय। एक तो कार्य ये हो गया, और साथ ही साथ स्त्री जनन हार्मोन का स्रावण भी करता है। और अगर दूसरे अंग का कार्य पूछा जाए तो आप गर्भाशय ले लीजिए। गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है, भ्रूण का रोपण होता है, ये दो कार्य हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, पीले बीज वाले लंबे पौधों कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधों से करने पर निम्नलिखित फिनोटाइप संततियां किस अनुपात में आशा की जा सकती हैं। देखिए यहां पर पीले बीज वाले लंबे पौधे ले लेते हैं, और यहां पर हम ले लेते हैं हरे बीज वाले लंबे पौधे। इसके गैमीट्स निकाल लेते हैं। पहले तो इसके गैमीट्स निकालेंगे, तो इसके गैमीट्स आएंगे टी वाई, कैपिटल वाई है, कैपिटल टी स्मॉल वाई आ जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल वाई आ जाएगा, और स्मॉल टी स्मॉल वाई आ जाएगा। इसके गैमीट्स निकालेंगे तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई आ जाएगा। इसमें दोनों में एक एक कामा ले लेंगे क्योंकि ये एक ही जैसे हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई आ जाएगा। अब इसका एक पुनेट स्क्वायर बना लेंगे। तो पुनेट स्क्वायर आप उसी के नीचे बनाइएगा, परीक्षा में इस तरह से आपको बनाना है। अगर आप लोग इस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम जल्दी से बता दे रहे हैं, ये जो गैमेट्स हैं कैपिटल टी कैपिटल वाई ऐसे रखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, और यहाँ पर स्मॉल टी
स्मॉल वाई, और इधर वाले जो गमेट्स थे कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी वाई, यहाँ मेल फीमेल। इस तरह से बनाकर इसको भर देंगे और फिर जो आएगा बता देंगे। अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अभी कल ही मैंने अपलोड किया है, वो वीडियो जाकर के देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, या फिर पहले से ये अलग वीडियो अपलोडेड है उसको देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरे का अंगा क्वेश्चन है, जैव उर्वरक क्या है, किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। देखिए जो जैविक पदार्थ होता है, जैविक पदार्थ युक्त जो उर्वरक होते हैं उन्हें जैव उर्वरक कहा जाता है। या जैविक पदार्थ में क्या क्या हो जाएगा, जैसे आप बता सकते हैं कि पेड़ पौधों के अवशेष हैं, कुछ सूक्ष्म जो जीव होते हैं, ये सब जैविक पदार्थ युक्त उर्वरक कहलाते हैं। इनके द्वारा जैविक पदार्थ युक्त उर्वरक बनाए जाते हैं। और कहा गया कि इन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो आप इसमें जीवाणु बता सकते हैं राइजोबियम, जो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और आप बता सकते हैं एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम, हालांकि 2 ही कहा गया है तो हम बता दे रहे हैं आपको, क्लास्ट्रीडियम। ये वो जीवाणु हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बी कोशिकाओं व टी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, वह एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। आपको बता दें कि बी और टी कोशिकाएं वास्तव में लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं। लिम्फोसाइट्स की कोशिकाएं हैं, ये 2 प्रकार की हैं, बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं। लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र ये पाई जाती, प्रतिरक्षा तंत्र की प्रमुख कोशिकाएं हैं। लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या होती हैं, तो प्रतिरक्षा तंत्र की इम्यून सिस्टम की प्रमुख कोशिकाएं होती हैं बी और टी, लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं हैं। अब जो बी कोशिका है, कहा गया है कि बी कोशिका और टी कोशिका कहाँ निर्माण होता है, तो जो बी कोशिका है इसका बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, बी कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और जो टी कोशिका है इसका निर्माण थाइमस ग्रंथि में होता है, थाइमस ग्रंथि में। बी कोशिका कहाँ बनती है, बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में, ये मेच्योर होती है। और जो टी कोशिका है ये थाइमस ग्रंथि में। फिर आगे कहा गया है कि वह एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। तो देखिए जो बी कोशिकाएं हैं ये शरीर को तरल व ह्यूमरल प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। बी कोशिकाएं शरीर को तरल व ह्यूमरल प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, जबकि जो टी कोशिकाएं हैं ये शरीर को कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, कोशिकीय प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। वंशावली विश्लेषण, अपूर्ण प्रभाविता। देखिए वंशावली विश्लेषण क्या है, ये जो वंशावली विश्लेषण है ये क्या है, तो आपको बता दें जो मानव होता है, मानव ने कुछ जीनों का वितरण और उनकी वंशागति, कुछ जीनों का वितरण और उनकी वंशागति का अध्ययन करने के लिए जो विधि बनाई है, जो विधि ज्ञात की है, कह लीजिए ज्ञात की है, उसे ही क्या कहा जाता है, वंशावली विश्लेषण कहा जाता है। मानव ने कुछ जीनों का वितरण और उनकी वंशागति का अध्ययन करने के लिए जो विधि ज्ञात की है उसे ही वंशावली विश्लेषण कहा जाता है। और फिर आगे कहा गया है कि अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, अपूर्ण प्रभाविता कहा गया है। तो अपूर्ण जो प्रभाविता है इसकी खोज किसने की थी, सन 1903 में कार्ल कोरेंस ने की थी। कार्ल कोरेंस ने अपूर्ण प्रभाविता की खोज की थी। इसमें इन्होंने किस पर खोज किया था, गुलाब बांस का जो पौधा था, गुलाब बांस के पुष्पों में की थी। कार्ल कोरेंस ने गुलाब बांस के पुष्पों में अपूर्ण प्रभाविता की खोज की थी। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, लाल पुष्प लिए थे और सफेद पुष्प लिए थे। इसको कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। दोनों के बीच संकरण कराया था तो इन्हें गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए थे, गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए थे F1 पीढ़ी में, ये P1 पीढ़ी थी। और फिर इन्होंने और स्वपरागण कराने पर इन्हें लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प
और सफेद पुष्पों का अनुपात 1:2:1 का प्राप्त हुआ था। तो यही अपूर्ण प्रभाविता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो और अधिक डिटेल से समझने के लिए आप हमारे चैनल से देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है परजीविता पर टिप्पणी लिखिए। परजीविता क्या है? ऐसे विषमपोषी जीव जो अपने पोषण के लिए पोषक या परपोषी रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? परजीवी कहते हैं। और ऐसे संबंध को परजीविता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमरवेल है, दूसरे पौधे की सहायता से चढ़ता है। मतलब कि अगर कोई दो जीवधारी हैं तो ये मान लीजिए कि परजीवी है और ये पोषक है, तो ये परजीवी इसके ऊपर रहता है और इसी से लाभ लेता है और इसी से पूरा जीवन जीता है, और इसमें पोषक की हानि हो जाती है और परजीवी का लाभ हो जाता है। तो इसी क्रिया को परजीविता कहा जाता है। यानी एक जीवधारी अपने पोषक से जो भोजन है, जो पोषक पदार्थ है, वो लेता रहता है। जैसे अमरवेल है, ऐसे ही जीवों में देखा जाए तो खटमल है, मच्छर है, जूं है, आदि हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? इस तकनीक द्वारा इंसुलिन उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए। पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहा गया है कि आनुवांशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। आनुवांशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करना। अब अगर इसको दूसरी तरह से लिखा जाए तो अलग अलग जीनों के डीएनए खंडों को जोड़कर नया डीएनए, दो अलग अलग जीनों के डीएनए खंडों को जोड़कर नया डीएनए बनाने की तकनीक क्या कहलाती है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाती है। अब कहा गया है इस तकनीक द्वारा इंसुलिन उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए। तो हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है पारजीवी जंतु क्या हैं, इनका उत्पादन क्यों किया जाता है, मानव के लिए इनकी उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए पारजीवी जंतु, पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा बने जंतु पारजीवी जंतु कहलाते हैं। यानी ऐसे जीवधारी जिनके अंदर पुनर्योगज डीएनए होता है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, उन्हें ही ट्रांसजेनिक जंतु या पारजीवी जंतु कहा जाता है। और इनका उत्पादन क्यों किया जाता है? तो अधिक उत्पादन पाने के लिए इनका उत्पादन किया जाता है। और मानवों के लिए इनकी उपयोगिता, तो मानव के लिए अधिक, चाहे वो कीड़क प्रतिरोधी के रूप में हो, चाहे वो फसल को रोगों से बचाने के लिए हो, चाहे वो अधिक दूध देने के लिए हो, बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण क्रिया को समझाइए। देखिए अगर पक्षियों में लिंग निर्धारण देखा जाए तो ये है नर पक्षी में, ये है मादा। जब भी क्रॉस करवाया जाता है, क्रॉस कराएंगे तो जेड, इसका इससे तो WZ और इसका इससे तो ZZ। तो जहां जहां पर ZZ है ये नर पक्षी हैं और जहां जहां पर WZ है ये मादा पक्षी हो जाएंगे। इस तरह से जो W है ये निर्धारित करता है कि मादा कौन होगी, यानी W जहां पर है वहां पर मादा होगी, बाकी सभी नर होंगे। ये पक्षियों में। और फिर मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण क्रिया कहा गया है की होती है, उसमें जो नर है इधर लिख लेते हैं और मादा को, रानी मक्खी को इधर लिख लेते हैं। नर में N गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा में 2N, यानी नर अगुणित होता है और मादा द्विगुणित होती है। अब इसका अगर शुक्राणु निकालेंगे तो N, युग्मक निकालेंगे तो क्या होगा? N होगा, और इसका युग्मक निकालेंगे तो N और N। अब देखिए ये है अंडाणु, ये है शुक्राणु, तो इसका निषेचन हो जाएगा। निषेचन होने से यहां पर मादा मक्खी बन जाएगी, मादा मक्खी। और मादा मक्खी जिस दो तरीके की होती है, जिसको शाही जेली प्राप्त हुई वो रानी बन जाएगी और जिसको शाही जेली नहीं प्राप्त हुई वो श्रमिक बन जाएगी। और इधर अनिषेक जनन के द्वारा नर या ड्रोन का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें लिंग निर्धारण
होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बीटी से आप क्या समझते हैं? बीटी कपास को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जो बीटी होता है, बीटी ये मृदा में पाया जाने वाला एक जीवाणु है जो मृदा में पाया जाता है। बीटी फॉर बैसिलस थुरिनजिएसिस, बैसिलस थुरिनजिएसिस, बीटी यानी बैसिलस थुरिनजिएसिस ये मृदा में पाया जाने वाला जीवाणु होता है और इसके एक जीन समूह पर जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर विशेष एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है। एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है इसके स्पोरों में, और वो एंडोटॉक्सिन प्रोटीन कीटों के प्रति प्रतिरोधी होती है। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? क्राई प्रोटीन कहा जाता है। और यह क्राई प्रोटीन कीटों के प्रति प्रतिरोधी होती है, कीटों को खत्म करती है, उनको मारती है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से बीटी वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से चित्र सहित समझाया गया है। फिर अगला है त्रिसंलयन क्या है, यह कहां संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित सभी न्यूक्लियाई के नाम बताइए। देखिए जो त्रिसंलयन है इसके लिए हम यहां पर भ्रूण कोश बना लेते हैं। यहां प्रतिमुख कोशिकाएं हो जाएंगी, यहां पर द्विध्रुवीय केंद्रक हो जाएगा, यहां पर सहायक कोशिकाएं और ये अंड कोशिका हो जाएगी। ये क्या है? प्रतिमुख कोशिकाएं या प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं भी आप कह सकते हैं। ये द्विगुणित केंद्रक हो जाएगा या द्विध्रुवीय केंद्रक आप कह सकते हैं। और ये जो दोनों हैं ये सहायक कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं हो जाएंगी। और ये अंड कोशिका हो जाएगी, अंड कोशिका हो जाएगी। अब इधर से जो पराग नलिका आती है तो इसमें जो नर युग्मक दो बन जाते हैं, ये क्या है? नर युग्मक हैं। इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से जब ये टूटता है तो अंदर ये दोनों नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। तो स्वतंत्र होने पर एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है तो निषेचन हो जाता है, जिसे सत्य निषेचन कहा जाता है। और दूसरा नर युग्मक जाकर के द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित हो जाता है, द्विध्रुवीय केंद्रक से, तो इसे क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीन केंद्रकों का आपस में मिलन होता है, इसलिए त्रिसंलयन। और चूंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर दो बार निषेचन हुआ इसलिए इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुजीनी वंशागति क्या है, इसे उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। बहुजीनी वंशागति, मनुष्य में कई लक्षण दो या दो से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, उसे ही बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। मनुष्य में कई लक्षण दो या दो से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं तो इसकी आनुवंशिकता को ही बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। जैसे त्वचा का रंग, कोई बहुत गोरा है, कोई उससे कम, कोई उससे कम और कोई काला है। फिर ऐसे ही जैसे लंबाई, कोई बहुत लंबा है, फिर उससे कम लंबा, उससे कम लंबा, कोई बहुत ही कम लंबा है। तो ये सब उदाहरण हो जाएंगे। आप हमारे चैनल से जाकर के वीडियो को देखिए और बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभों व हानियों की तुलना कीजिए। आइए इसको देख लेते हैं। आनुवंशिक रूपांतरित फसलों का पहला लाभ है इस प्रकार की फसलों में पोषक गुणवत्ता में सुधार होता है। जो पोषक गुणवत्ता है वो सुधर जाती है, यानी अधिक उत्पादन देती हैं, अधिक प्रोटीन उसमें हो जाती है, अधिक विटामिन हो जाती है, आदि चीजें। फिर ऐसे ही इस प्रकार की फसलों में अजैव प्रतिबल जैसे ठंडा है, सूखा है, लवण है, ताप है, इनको सहने की क्षमता हो जाती है। चाहे जितनी ठंडी पड़ जाए, चाहे जितना सूखा हो, चाहे जितनी मृदा खराब हो, लवड़ी हो, तो इनको सहने की क्षमता हो जाती है। और फिर अगला है इस प्रकार की फसलें रासायनिक पीड़कनाशकों पर निर्भर करती हैं, यानी पीड़कनाशी होती हैं। इस प्रकार की फसलें कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करती हैं, जो कटाई के बाद नुकसान होता है उसको भी कम कर देती हैं। इस प्रकार की फसलें ऐसे पादपों के विकास में सहायक हैं जिनसे वैकल्पिक संसाधनों के रूप में औद्योगिक वसा, ईंधन, भोज्य पदार्थ आदि की आपूर्ति की जा सकती है। ये हुए सभी लाभ। आइए हानियां देखते हैं। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों से हानियां कौन कौन सी हैं? पहली है इस प्रकार की कुछ फसलों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, जिससे प्रत्येक वर्ष किसान को नए बीज खरीदने पड़ते हैं। यानी जो जीएम फसलें हैं, बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है तो हर साल नए बीज खरीदने पड़ेंगे।
छोटे किसान प्रत्येक बार इन फसलों को नहीं उगा सकते हैं क्योंकि ये फसलें महंगी, यानी इन फसलों के बीज महंगे हैं इसलिए हर बार नहीं उगा सकते हैं, इसलिए हर बार नहीं उगा सकते हैं। फिर अगला है, इस प्रकार की फसलों से लोगों में एलर्जी उत्पन्न हो सकती है, यानी एलर्जी भी उत्पन्न हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है समिष्ट के किन्हीं 3 गुणों को समझाइए। तो आप हमारे चैनल से वीडियो देखिए, 3 क्या सभी गुण समझाए गए हैं, जाकर के समझ लीजिए। फिर अगला है लिंग संलग्न वंशागति पर टिप्पणी लिखिए। जो लिंग संलग्न वंशागति है ये क्या है कि जो लिंग संलग्न रोग हैं ये लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और फिर लिंग गुणसूत्रों से पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही जाते रहते हैं, वंशागत होते रहते हैं। हीमोफीलिया और वर्णांता को डिटेल से समझाया है। फिर मादा प्रजनन तंत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा, इसको जरूर तैयार कर लीजिए, हमारे चैनल पे अपलोडेड है। फिर अगला है आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है आवृतबीजी पौधों में निषेचन, जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। फिर अगला है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरूर ये क्वेश्चन आएगा। फिर अगला है लिंग निर्धारण क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। चैनल में अपलोडेड है और मनुष्य में लिंग निर्धारण बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है और जितने भी लिंग निर्धारण है सभी लिंग निर्धारण हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है बहुविकल्पी क्या है, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह की वंशागति। रक्त समूह की वंशागति का वीडियो भी जल्दी ही अपलोड किया है, उसको जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, नारकोटिक्स, ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स और उपार्जित प्रतिष्ठा। टिप्पणी सभी अपलोडेड हैं, जाकर के देख लीजिए, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसमें मैंने 4 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। आशा है आपको पूरा पेपर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।